आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस क्या होता है इसके बारे में जानकारी करते हैं ना। उन दो बिंदुओं के मध्य, उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस कहते हैं। जिनमें से उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु, जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। दूसरे बिंदु पर बनता है। ठीक है। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं? उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिसमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी बिंदु पर बनता है। कि कैसे बनता है? ठीक है, इसे एक बार मैं समझ लेता हूं कि मान लीजिए कोई एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, ये कोई एक वस्तु रखी है अनंत पर, ये कोई वस्तु रखी है ए और बी, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण हमेशा फोकस एफ से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, कहां से गुजरेगी? फोकस एफ से होकर गुजरेगी। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण अगर फोकस एफ से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां पे प्रकाश की किरणें एक दूसरे को दोनों काटती हैं, जहां पे प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहां पर बिंदु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, बी डैश ए डैश बनता है। ठीक है, तो यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। संयुग्मी फोकस किसमें संभव है? केवल अवतल दर्पण में संभव है, उत्तल दर्पण में संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है एक बार फिर से समझ लेते हैं। उन दो बिंदुओं को संयुग्मी फोकस कहते हैं जिनमें से एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है। मान लीजिए वस्तु अपनी यहाँ पे रखी थी, ये रखी थी, और प्रतिबिंब कहाँ पे आके बना? यहाँ पे आके बना आके, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? संयुग्मी फोकस कहेंगे। ठीक है, कौन सा फोकस कहेंगे? संयुग्मी फोकस कहेंगे। इसमें आगे लिखेंगे अर्थात वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति को आपस में बदला जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? और यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। यह केवल अवतल दर्पण में ही संभव है ना। यह केवल किसमें संभव है? अवतल दर्पण। अब इसमें आता है कि प्रतिबिंब की स्थिति को बदला जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति को कैसे बदला जाता है कि मान लीजिए कोई वस्तु रखी थी ए और बी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा फोकस एफ से होकर गुजरती है, फोकस एफ से होकर जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना।
जो परावर्तन के पश्चात दोनों प्रकाशीय किरणें एक दूसरे को जहां पर भी काटती हैं वहां बिंदु ए बी का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश बनता है, मतलब स्थिति बदल जाएगी। बी डैश ए डैश मतलब ये कैसा बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है, बी ऊपर पहुंच रहा है, ए नीचे आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा। तो उसमें क्या है, स्थिति आपस में कैसे हो जाती है, बदल जाती है। इसे हम याद रखेंगे, है ना। कुछ नोट पॉइंट में लिख लेंगे, 2 पॉइंट है नोट पॉइंट, ठीक है। हेडिंग डालेंगे नोट पॉइंट में नंबर 1 लिखेंगे, संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। ठीक है, संयुग्मी फोकस किसमें, केवल अवतल दर्पण में ही संभव। इसे याद रख लेंगे, एक नंबर पूछा जा सकता है। और अगला पॉइंट लिखेंगे, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे छोटा आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेंगे कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, है ना। इसे याद रखें। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने वाले हैं। ठीक है, एक एक नंबर में ये पूछे जा सकते हैं आपसे। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है ना। अब अगली हेडिंग लगाएंगे, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, इसमें हम नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग में, फोकस और दर्पण ध्रुव के बीच रखी वस्तु का फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनने के कारण दाढ़ी बनाते समय
अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो आप लिख सकते हैं फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बने, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ना। या क्वेश्चन पूछ जाए दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, जो शीशा होता है जो दाढ़ी बनाते हैं जिस समय, तो उस समय अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं। मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बने, इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि आपसे किताब से संबंधित ही होगा। आप लोग कहेंगे टीचर ने ये पढ़ाया नहीं है, ठीक है, आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से, मैं तो केवल आपको लिखा रहा हूँ अवतल दर्पण के उपयोग, ठीक है। उपयोग तो इसका ये है कि दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन मैंने उसमें ये भी आपको बता दिया फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बने, इसलिए हम दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ना। आपके एक साथ 2 क्वेश्चन हो गए। अगला पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट 2, अवतल दर्पण का प्रयोग अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर वाहन कारखानों सर्च लाइट लैंप कारखानों रेलवे सर्च लाइट लैंप में परावर्तन के रूप में किया जाता है। परावर्तन के रूप में किया जाता है, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं इसका डॉक्टर आंख कान नाक की बीमारी देखने के लिए भी उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लेंगे, नंबर 3, अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आंख कान नाक की बीमारी देखने के लिए करते हैं। बीमारी पता लगाने के लिए करते हैं। बीमारी पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर लोग होते हैं या ये कान में जो देखते हैं कि क्या कोई बीमारी है, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, लेंस नहीं, दर्पण, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ये अवतल, थोड़ा अंक डाल लेते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग जिससे कान बीमारी कैसे देखते हैं, ये परावर्तन के द्वारा देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन कराते हैं। ये एक लाइट रखते हैं अपने पास में और एक दर्पण रखते हैं, और कौन सा दर्पण रखते हैं, ये अवतल दर्पण ही रखते हैं अपने पास में, ठीक है। तो लाइट मारते हैं दर्पण पे,
तो इससे बीमारी उनको ऊपर दिखाई देती है, तो दर्पण लिए होते हैं वो हाथ में। अब मैंने तो देखा है दर्पण। ठीक है, अब इसे याद रख सकते हैं। फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बने, इस कारण दाढ़ी बनाते समय हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर वाहन, कारखानों, रेलवों, सर्च लाइट लैंप में परावर्तन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? परावर्तन के रूप में। इसमें प्रतिबिंब बनता है जो हमें दिखाई देता है। जो आपको कभी कान में कोई बीमारी हो जाए, जो डॉक्टर देखते हैं वो लेंस होता है इतना बड़ा सा, उससे उसको कौन सा सॉरी लेंस नहीं होता, दर्पण होता, हम दर्पण पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये लेंस और दर्पण में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक ही से नाम होते हैं इसलिए। तो जो कान में जैसे कि कोई फुंसी है तो उसे हम देखते हैं तो वो प्रतिबिंब हमें उस दर्पण में दिखाई पड़ता है, जो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको प्रतिबिंब के बारे में जानकारी दी थी। अब अगला हेडिंग लगाते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं ये जान लेते हैं। हेडिंग लगाते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन चालक सीट के वाहन चालक के सीट के बगल में लगा दिया जाता है। वाहन चालक सीट न लगाओ, बगल में वाहन चालक के बगल में लगा दिया जाता है बगल में लगा दिया जाता है जिससे पीछे की ओर आने वाले जिससे पीछे की ओर आने वाले वाहनों को या गाड़ियों को देखा जाता है। ठीक है, अब क्या उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो मान लीजिए जो हम लोग बाइक चलाते हैं, जो उनमें दो शीशे लगे होते हैं, उसमें क्या है, जो पीछे की ओर आने वाले जो वाहन है वो हमें दिखाई देते हैं। अब एक ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आपसे ऐसे पूछ जाए उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में चालक के बगल में लगे शीशे क्या कह रहे हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन चालक जो होता है, वाहन चालक वो पीछे की ओर आने वाली गाड़ियों को देख सके। तो हम कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? गाड़ियों में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों होता है वाहन चालक में, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं होता? तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि उत्तल दर्पण में मैंने अभी आपको लिखाया है, क्या लिखाया है? उत्तल दर्पण में
प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है और सीधा भी बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा और छोटा बनने के कारण, तो इससे हम कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। मान लीजिए जो हमारी मोटरसाइकिल होती है, जो बाइक होती है, उसमें शीशा इतना बड़ा होता है, ट्रक बहुत हैवी होता है, वो ट्रक आ रहा है तो कैसे दिखेगा भाई, नहीं ना। तो उसमें क्या होता है, ट्रक शीशा इतना बड़ा होता है, जो दर्पण इतना बड़ा होता है, उत्तल दर्पण जो मोटरसाइकिल में लगा होता है, उसमें शीशा, उसमें ट्रक बिल्कुल छोटा सा दिखता है। इसलिए क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, कोई भी स्थिति हो उसमें प्रतिबिंब छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, ये याद रख सकते हैं। और आभासी भी बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, तो इसे हम इतने याद रखते हैं वैसे। और दर्पण के पीछे बनता है, ये भी याद रख सकते हैं। लेकिन क्या हम इतने याद रखते हैं, क्यों, अब पूछ लिया जाए आपसे, क्वेश्चन आ जाए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कर देते, कहीं पे वस्तु आगे आ जाए तो और बड़ा, वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बन रहा था। मैंने अवतल दर्पण के बारे में आपको बताया है। जो प्रतिबिंब है, स्थितियां मैंने 5 से 6 स्थिति बताई अवतल दर्पण में, तो उसमें क्या है कि वस्तु कहाँ पर है और प्रतिबिंब कौन सी स्थिति पर है, पर प्रतिबिंब भी वैसा बन रहा था। लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं है। उत्तल दर्पण में क्या है कि वस्तु की स्थिति कैसी भी हो, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, वो छोटा ही बनेगा और सीधा बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में ये संभव नहीं है ना। चलो अब आगे लिख लेते हैं। कुछ चिन्ह प्रपाटियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। लेकिन चिन्ह प्रपाटियों से पहले हम एक दर्पण की पहचान हेडिंग लगाते हैं, इसके बाद में चिन्ह की प्रपाटी जानते हैं। ठीक है, दर्पणों की पहचान। कौन सा दर्पण है, हम कैसे पहचानेंगे, दर्पणों की पहचान। एक बार हम वीडियो को देख लेते हैं, सही दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, देखा, 3 प्रकार के दर्पणों की पहचान 2 प्रकार से की जाती है। 3 प्रकार, साफ साफ लिख देते हैं ना। 3 प्रकार के दर्पणों की पहचान, के दर्पणों की पहचान 2 प्रकार से की जाती है। आपको दर्पणों की पहचान के बारे में कोई भी मास्टर नहीं पढ़ाएगा, लेकिन जानकारी होना जरूरी है। अगर आपको कुछ करना है तो केवल पेपर ही पास नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको आगे तक जाना है तो आगे अच्छी तैयारी करनी है, जेई नीट वगैरह की, तो हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ये दर्पणों की पहचान से संबंधित क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, मान लीजिए आपके हाई स्कूल में ये पूछा गया, इंटर में भी पूछा गया, लेकिन बीएड बीटीसी में भी ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि दर्पणों की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं 3 प्रकार के दर्पणों की पहचान 2 प्रकार से की जाती है। अब ये कौन कौन से 2 प्रकार हैं, इसको हम जान लेते हैं। जानकारी बहुत जरूरी है ना, ये टीचर लोग ये नहीं कराते हैं बिल्कुल, तो ऊपर ऊपर लिखा देते हैं ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, तो सब कुछ है ना। जब जानकारी सब होगी तो ऑटोमेटिक सब कुछ आएगा, है ना। नंबर 1 हेडिंग लगाते हैं, स्पर्श करके। स्पर्श करके, ठीक है, इसमें लिखेंगे, इसके लिए यही लिख लेते हैं, इसके लिए एक लकड़ी का पैमाना लेंगे,
थोड़ी लाइट डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, एक लकड़ी का पैमाना लेंगे, एक लकड़ी का पैमाना लेंगे, दर्पण के ऊपर रखते हैं, एक लकड़ी का पैमाना दर्पण के ऊपर रखते हैं, दर्पण के ऊपर रखते हैं, दर्पण के ऊपर रखते हैं। यदि पैमाना दर्पण को, यदि पैमाना दर्पण को दर्पण को सब जगह स्पर्श कर जाए, सब जगह स्पर्श कर जाए, स्पर्श कर जाए तो समतल दर्पण होगा, तो समतल दर्पण होगा। ठीक है, यदि पैमाना बीच में स्पर्श करे, इसे लिखते हैं, यदि पैमाना किनारों पर स्पर्श करे, किनारों पर स्पर्श करे, यदि पैमाना किनारों पर स्पर्श करे तो अवतल दर्पण होगा। किनारों पर स्पर्श करे और बीच का भाग दबा हुआ रहे, दबा हुआ रहे तो अवतल दर्पण होगा। तो अवतल दर्पण होगा। यदि पैमाना किनारों पर स्पर्श करे, किनारों पर स्पर्श करे, नहीं सॉरी, यदि पैमाना बीच पर स्पर्श करे, बीच में स्पर्श करे तो उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये कोई एक समतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, लिख देते हैं समतल दर्पण। ठीक है, ये लकड़ी का पैमाना है। अगर ये यहाँ पे हम रखते, अगर हर जगह स्पर्श कर जाए, ठीक है, ये लकड़ी का पैमाना अगर दर्पण को सब जगह पर स्पर्श कर जाए तो कौन सा दर्पण होगा? ये समतल दर्पण होगा, है ना। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। ठीक है, मान लीजिए क्या कि ये एक समतल दर्पण है। ये क्या है? समतल दर्पण है। मैंने एक साइड इसके पॉलिश कर दी। ठीक है, ये क्या कर दी? मैंने पॉलिश कर दी। और मैं ये एक लकड़ी का पैमाना लगा दिया,
जो हर जगह स्पर्श कर जाए। ये देखिए हर जगह को स्पर्श कर रहा है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये समतल दर्पण होगा, है ना। कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। अगला मैंने लिखाया है, ये कोई देखिए कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है ना, इसे हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। यदि दर्पण लकड़ी का पैमाना हम लोग लगाएंगे, है ना, और ये लकड़ी का पैमाना अगर किनारे पर स्पर्श करे और बीच में स्पर्श ना करे, ये लकड़ी का पैमाना है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये क्या है? लकड़ी का पैमाना है। लकड़ी का पैमाना, ये क्या है? लकड़ी का पैमाना है। तो ये किनारों पर स्पर्श कर रहा है और बीच में दबे हुए भाग पर स्पर्श नहीं कर रहा है, तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ऐसे ही बना लेते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है और इसमें क्या है कि ये वो अंदर के साइड मैंने कलई कर दी है ना, दबे हुए तल पर, दबे हुए तल पर कलई कर दी, तो इसमें लकड़ी का पैमाना हम लगाएंगे जो जिस तरफ परावर्तक तल होगा। ठीक है, बीच के भाग को स्पर्श करेगा, और देखो बीच के भाग को स्पर्श किया और किनारों के भाग को स्पर्श नहीं किया, तो ये कौन सा दर्पण होगा? तो ये उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। गलत गलत कैसा लग जाता है? उत्तल दर्पण होगा, है ना। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, इसे लिख लेंगे और बना भी लेंगे, है ना। अगला देखते हैं प्रतिबिंब देख करके। अगला पॉइंट लगाते हैं प्रतिबिंब देख करके। दो प्रकार से की जाती है, एक प्रकार से मैंने बता दी और दूसरे प्रकार से देख भी लेते हैं। प्रतिबिंब देख करके कैसे? यदि किसी वस्तु दर्पण के हेडलाइट प्रतिबिंब देख करके, नंबर 2 प्रतिबिंब देख करके। प्रतिबिंब देख कर, ठीक है, प्रतिबिंब देख कर कैसे? यदि किसी वस्तु दर्पण के सामने, यदि कोई वस्तु दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से विभिन्न दूरियों से रखने से, विभिन्न दूरियों से रखने से, विभिन्न दूरियों के रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बने। प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर बने, वस्तु के बराबर बने, वस्तु के बराबर बने, तो समतल दर्पण होगा। तो समतल दर्पण होगा। ठीक है, अगर विभिन्न दूरियों पर अगर वस्तु रखते हैं, कोई भी दूरी हो, ठीक है, अगर प्रतिबिंब हमेशा एक ही जैसा बनता है तो कौन सा दर्पण होगा? तो समतल दर्पण होगा। ठीक है, यदि वस्तु दर्पण के समीप रखने पर,
यदि वस्तु दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से छोटा बने, प्रतिबिंब सीधा व छोटा बने, सीधा व छोटा बने तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। यदि वस्तु प्रतिबिंब की प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा व वस्तु से छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम दो याद रख लेते, तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। जैसे क्या है, यदि दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर, कोई भी दूरी पर अगर वस्तु कहीं पर भी रखी है, चाहे अनंत पर रखी हो, चाहे फोकस पर रखी हो, चाहे वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, चाहे फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच रखी हो, चाहे दर्पण के ध्रुव P पर कहीं भी रखी हो, अगर वस्तु सदैव बराबर स्थिति में प्रतिबिंब अगर बराबर बनता है तो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। और उत्तल दर्पण में मैंने आपको क्या बताया था पीछे कि प्रत्येक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या है कि दर्पण के सभी अगर वस्तु रखी है तो सीधा और छोटा बनता है, केवल एक स्थिति में ना, कोई एक हम स्थिति बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं प्रतिबिंब देख कर। प्रतिबिंब को हम पता कैसे कितने प्रकार से लगा सकते हैं? दो प्रकार से। सबसे पहले स्पर्श करके, नंबर 2 देख करके। स्पर्श करके कैसे? एक लकड़ी का पैमाना हम लेंगे, ठीक है, एक लकड़ी का पैमाना लेंगे, उस अगर इस दर्पण को हर जगह स्पर्श कर जाए तो समतल दर्पण होगा। और फिर क्या है कि अगर दर्पण के किनारों पर स्पर्श करे और बीच का भाग दबा रहे या बीच के भाग को स्पर्श ना करे तो कौन सा दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। नंबर तीसरा क्या था कि अगर दर्पण के बीचों बीच भाग को स्पर्श करे और किनारों पर स्पर्श ना करे तो कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा, है ना। अब क्या है, ये मैंने बताया प्रतिबिंब स्पर्श करके, लकड़ी का पैमाना है, प्रतिबिंब को जगह जगह पर स्पर्श कर रहा है। नंबर दूसरे में क्या है? प्रतिबिंब देख करके। प्रतिबिंब देख करके कैसे? अगर वस्तु किसी भी स्थिति में विभिन्न दूरियों पर, लाइट फिर से चलेगी, लाइट बार बार चली जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। यदि प्रतिबिंब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा व वस्तु छोटा बनता है, ठीक है, तो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वाहन चालक के सीट के बगल में लगा शीशा, जिससे पीछे की ओर आने वाले वाहन दिखते रहे हम लोगों को, तो कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। और उत्तली दर्पण का क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि प्रत्येक स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, है ना, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। अगली हेडिंग लगाएंगे रेखी आवर्धन। अगली हेडिंग लगाएंगे रेखी आवर्धन। सबसे पहले हम फोकस दूरी एक बार लिख लेते हैं। फोकस दूरी हेडिंग लगा लेंगे, फोकस दूरी।
फोकस दूरी, ठीक है, इसमें लिख लेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। हम सूत्र लिख लेंगे F बराबर R/2, है ना, और इसे हम बंद भी कर देंगे ब्रैकेट में। आपसे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाएगा फोकस दूरी का सूत्र F बराबर R/2, या आपसे परिभाषा लिखने को आ जाए फोकस दूरी क्या है, ठीक है, तो लिख देंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2, है ना। अगली हेडिंग लगाएंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, ये रेखीय आवर्धन क्या होता है लिख लेंगे रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन के अनुपात को रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन के अनुपात को रेखीय आवर्धन एम कहते हैं। रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। रेखीय आवर्धन को हमेशा हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई हों। जब दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के समांतर नापी गई हों। मुख्य अक्ष के समांतर नापी गई हों। पढ़ाई वाला बना लगेगा, ठीक है। तो क्या रेखीय आवर्धन? प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं जब दोनों लंबाइयां किसमें नापी गई? मुख्य अक्ष के समांतर नापी हो, ठीक है। तो हम सूत्र लिख लेंगे रेखीय आवर्धन सूत्र। रेखीय आवर्धन m बराबर वस्तु की लंबाई I
वस्तु की, ठीक है, तो रेखीय आवर्धन m बराबर वस्तु की लंबाई i, वस्तु की लंबाई i बटे प्रतिबिंब की लंबाई, सॉरी, प्रतिबिंब की लंबाई i, इसे लिखेंगे रेखीय आवर्धन में क्या, प्रतिबिंब की लंबाई i, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, गलत आ रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई आई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम क्या कहते हैं, इमेज। प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, जो मैंने पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था, इमेज ना। इमेज के बारे में, इमेज की मैं पूरी डेफिनेशन लिखा चुका हूं। तो प्रतिबिंब की लंबाई आई, तो आई का मतलब इमेज, ठीक है। वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से, है ना। तो हम ये रेखीय आवर्धन का सूत्र लिख लेते हैं और इसे हम बंद कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो फोकस दूरी का क्या है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर r/2, ये भी सूत्र है ना। और ये क्या, रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, दोनों लंबाइयां अनुपात में होती हैं जब दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाती हैं, ठीक है। दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के, तो क्या होता है, रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई i बटे वस्तु की लंबाई o, है ना। इसे हम याद रख लेंगे। और इस अगले वीडियो में हम F बराबर r/2, मतलब ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। और रेखीय आवर्धन को भी सिद्ध करेंगे, ठीक है, जो होता है m बराबर -kb बटे u, है ना, -kb बटे u। इसको भी हम अगले 2 वीडियो में सिद्ध करेंगे। पहले वीडियो में F बराबर r/2 को सिद्ध करेंगे, दूसरे वीडियो में वस्तु की रेखीय आवर्धन को भी सिद्ध करेंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी होते हैं, सूत्र बने तो बने कैसे हैं, F बराबर r/2 कैसे आया है, ठीक है। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्यों रखते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो कुछ चीजें और लिख लेते हैं, क्या है, 1 मिनट, हाँ, थोड़े चिन्ह पर पाटी लिख लेते हैं। चिन्ह पर पाटी, हेडर लगाएंगे, गोली दर्पण के लिए चिन्ह पर पाटी, गोली दर्पण के लिए, गोली दर्पण के लिए चिन्ह पर पाटी, ठीक है। ये चिन्हों का हम प्रयोग कैसे करेंगे, प्लस माइनस का, इसके लिए हम एक चिन्ह पर पाटी बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है उसको याद रखते हैं और वो याद हो जाएंगे, जो आगे हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, मतलब 1 से 2 वीडियो में हम पूरे न्यूमेरिकल ही कराएंगे, ठीक है, जो न्यूमेरिकल कराने वाले हैं। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, नंबर 1 इसमें लिख लेंगे, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, फोकस दूरी, सॉरी, फोकस एफ, फोकस एफ तथा प्रतिबिंब बी, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब v, वस्तु u को हमेशा
ऋणात्मक हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, हमेशा ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होगा, वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस दूरी हो, सभी दूरियां किस चिन्ह के साथ लेते हैं, माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं ना। यदि अवतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, अगला पॉइंट लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2, यदि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी u का मान, तो प्रतिबिंब की दूरी v का मान ऋणात्मक v का मान धनात्मक होगा, v का मान धनात्मक होगा यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है, तो v का मान ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने अवतल दर्पण में, तो b का मान हमेशा किस चिन्ह के साथ लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण के लिए फोकस f एवं त्रिज्या r का मान, उत्तल दर्पण के लिए फोकस f तथा त्रिज्या r का मान, तथा त्रिज्या r का मान, तथा त्रिज्या r का मान धनात्मक तथा वस्तु की दूरी ऋणात्मक लेते हैं, धनात्मक तथा वस्तु की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं, को ऋणात्मक लेते हैं। तो प्रतिबिंब v का मान धनात्मक होगा। तो
प्रतिबिंब b का मान धनात्मक होगा। है ना, ठीक है। इसे हम लिख लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, नहीं तो जब जैसे हम वो न्यूमेरिकल कराएंगे तो सवाल कराएंगे वो अपने आप सारे याद हो जाएंगे, है ना। इससे टेंशन नहीं लेनी, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है, आना चाहिए। कि आप बोलेंगे सर ने ये लिखा है नहीं छोड़ दिया, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सब कुछ लिखाऊंगा, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखाएंगे, ठीक है। आंकिक प्रश्नों को हल, चलो इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसको आप फेयर कॉपी पे बना लेना, ठीक है। इतनी गहराई से कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, ये समझिए। बड़ी मेहनत से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, और जो भी छात्र आपके साथ पढ़ रहे हैं, जो आपके साथी हैं, उनको भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है बिल्कुल फ्री है, कोई किसी पे कोई भी रुपया, कभी भी रुपया नहीं लगेगा, ये समझिए, कभी भी नहीं लगेगा, हमेशा के लिए वीडियो फ्री रहेंगी और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।